शुक्ला जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एमबीएन नेटवर्क पे। बहुत-बहुत धन्यवाद मनविंदर जी। बिहार में क्या चल रहा है सर? नीतीश कुमार पलटी मार, क्या देख रहे हैं आप? नहीं देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो वही है नीतीश जी के लिए पूरी तरह से सत्य है कि पुरानी आदतें वो जल्दी से नहीं खत्म होती हैं। हुँ, तो जो हुँ। पलटी मारने की उनकी पुरानी आदत है वो फिर एक बार वो दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें इस बार एक तो नीतीश जी की अपनी जो मजबूरियां हैं या नीतीश जी का अपना जो अ, हाल है वो एक तरफ, दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बार बीजेपी ने उनको अपनी शर्तों पर वापस लेने की बात सुनाई दे रही है और उन शर्तों में शायद इस तरह की कुछ बात निकल कर आएगी कि नीतीश जी कमांड में नहीं होंगे, या तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या असेंबली डिसॉल्व होगी। ये 2 में से एक काम नीतीश जी को मानना पड़ेगा, उसके बाद ही बीजेपी उनके साथ आने के लिए तैयार होगी। उसका कारण ये है कि बीजेपी बहुत दिनों तक बावजूद इसके कि कमांड में होने के बावजूद भी वो उप मुख्यमंत्री के पद पर संतोष करती थी और अब बीजेपी जो नई राजनीति कर रही है उसमें वो किसी भी अलायंस पार्टनर को अपने ऊपर नहीं देखना चाहती, वो चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे बिहार में हो, कहीं भी वो अपने अलायंस पार्टनर को अपनी शर्तों पर ही अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक नई तरह की राजनीति निकल कर आ जाएगी, लेकिन अभी अभी भी कल विनोद तावड़े पहुंच रहे हैं बिहार, पटना। देखते हैं किन शर्तों पर बात होती है, इसलिए कि नीतीश को भी आप कच्चा खिलाड़ी नहीं मान सकते हैं, वो भी बहुत टफ बार्गेनर हैं। तो जी, देखते हैं कहाँ ऊँट किस करवट बैठता है और किन शर्तों पर बात आगे बढ़ती है। जी मनविंदर जी। ये जो जितना खेल चल रहा है, प्रॉब्लम है बिहार की भी, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑपरेशन किया था बीजेपी ने, ये क्या उसी तरीके का ऑपरेशन होगा? देखिए महाराष्ट्र में और यहाँ में थोड़ा अंतर है। महाराष्ट्र में तो जो लोग सरकार में थे उनको पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया। महाराष्ट्र में सरकार के लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसकी थी। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो संपर्क में हैं बीजेपी के साथ, पुराने मित्र हैं, पुराने एलाई हैं। तो वो संपर्क में है और एक किसी सहमति पर पहुंचने के लिए प्रयासरत है। और वही जो मैं कह रहा हूं कि वहां बातचीत चल रही है, टफ बार्गेन चल रहा है। कौन किसको कितना झुका पाता है इसकी कोशिश चल रही है। मुझे लग रहा है कि ये उसी कोशिश का हिस्सा है कि ये बात लगभग हफ्ते होने को है। हालांकि ये जो शर्त है ये तो उससे पहले भी उनको बता दी गई थी, लेकिन ये जो बातचीत शुरू हुई है उसके उसको 3-4 दिन हो गए हैं। उसमें कुछ 2-3-4 बड़े पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे। बाकी 3-4-5 छोटे विषय होंगे। फिर जब सरकार बनने की बात आएगी तो मंत्री किसका होगा, किसका कितना होगा। फिर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, वो कैसे लड़े जाएंगे, या अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो किसको कितनी, ये सारी चीजें फाइनल होकर के आएगी। इसलिए कि अब लोकसभा के चुनाव घोषणा में भी ज्यादा दिन नहीं बकाया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और उन्हीं पर मुझे लग रहा है कि चर्चा है, इसीलिए ये मामला जल्दी ज्यादा खिसक रहा है। अगर सिर्फ इतना मसला होता कि मुख्यमंत्री वहां कौन बनेगा, वो तो शायद अब तक मामला सुलझ गया होता। और दूसरी तरफ के लोग भी सक्रिय हैं, तो इन सब पर हम सबको नजर बना करके रखने की जरूरत है कि ये मामला किस करवट लेगा। जी। एक चीज़ और समझना चाह रही हूँ इनफैक्ट मोदी और शाह का जो ऑपरेशन है ये बिहार, ये 400 प्लस के लिए तैयारी है या इसमें आप कुछ और भी देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल आपका सही प्रश्न है, मैं उसी पर आने वाला था कि ये जो मामला है ना बिहार वाला, इसको हुँ, हुँ। बिहार से जोड़ के देखना उतना ठीक नहीं है।
ये हुँ, मामला 400 प्लस वाला ही है। ये मतलब 400 प्लस तो नहीं, 400 वाला है। हुँ, बीजेपी की कोशिश है कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीट जीते। और चूंकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो नया विग्रह वहां आया है और पुराना विग्रह सब करके जो मंदिर जी, का जी, उद्घाटन हुआ है, उन सब उस सब को लेकर के पूरे देश में एक राम लहर जैसी है। ये एक जी, जी, ये इस तरह की घटना हमको लग रहा है कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस तरह की घटना को देख पा रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। और हमने तो राम मंदिर आंदोलन को परवान चढ़ते देखा है, लेकिन जो एक राम मंदिर को लेकर के एक क्रोध वाला भाव था, रोष वाला भाव था, अ, अभी जिसको बोलते हैं संतोष वाला भाव है। लोग संतुष्ट हैं और ओवरवेल्म्ड है, मगन है कि भगवान राम का मंदिर बन गया। तो ये अंतर है। तो वो जो संतोष वाला भाव है ना, उसको लेकर के पूरे देश में, कुछ इलाकों को छोड़ दीजिए जहां पर सरकारी प्रतिबंध है, बाकी लोगों में एक संतुष्टि का भाव है और लोग हर्षित हैं, उल्लासित हैं। उस परिस्थिति में अ, अगर उसको बीजेपी पॉलिटिकली भी अपने पक्ष में कर पाती है, तो ये जो कहा जा रहा है डिबेट्स में आजकल चर्चा होने लगी है कि इस बार 400 के पार, तो वो इनकी पकड़ में आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि बिहार ही ऐसा था जहां इनको अड़चन नजर आ रही थी। बिहार में इनके पास 40 में से 39 सीटें हैं, एक कांग्रेस के पास है। जी। और वो चाहेंगे कि रिपीट हो। अगर बिहार रिपीट कर पाते हैं, पुराने एलआई के साथ रिपीट कर पाते हैं, तो इनके लिए जो 400 वाला आंकड़ा है वो आसान हो जाएगा, इसलिए कि साउथ में भी ये अच्छे से काम कर रहे हैं। इनकी जो योजना है उस योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु में कुछ बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ममता की बौखलाहट है, उसको देख करके यही साफ नजर आ रहा है कि अ, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। तमिलनाडु, तेलंगाना में ये मजबूत स्थिति में है, होते जा रहे हैं। कर्नाटक में ये पहले से ही जनता दल सेक्युलर के साथ अपना अलायंस कर लिए हैं। तो एक एक जो एक योजना है 400 वाले आंकड़े के लिए, उस योजना पर काम कर रहे हैं। और उस योजना का एक बड़ा हिस्सा जो सबसे कमजोर अब तक नजर आ रहा था वो बिहार था। और अगर जनता दल यू इनके साथ आ जाता है तो वो गिनती इनके लिए हासिल करना आसान हो जाएगा। जी। एक और खबर आ रही है कि जीतन मांझी को कोई प्रॉब्लम नहीं है नीतीश से। देखिए ये जो सारी गतिविधियां होती हैं, ये सारे विचार विमर्श बैठ के बातचीत होती है, उन सब में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो जब आप चर्चा कर रहे हैं नीतीश को लेकर के, जीतन राम मांझी को दिक्कत, लेकिन भाजपा के साथ चूंकि उनका अलायंस हो गया था, तो अब आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जीतन राम मांझी दलित नेता हैं और दलितों के बीच काम करते हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। अ, चिराग पासवान दलित पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और एनडीए का हिस्सा हैं। उनके चाचा पारस पासवान, वो भी दलित राजनीति का हिस्सा हैं और राजनीति कर रहे हैं एनडीए की। इसके अलावा और भी इस तरह के हैं, जैसे महाराष्ट्र में अ, जनता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा एनडीए के साथ है। शिवसेना का दो हिस्सा है, एक एनडीए के साथ है, दूसरा अलग है। तो ये एक अलग तरह की राजनीति देश में चल रही है। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी का इन सब के पीछे एकमात्र मोटिव है कि किस तरह से वो अपनी ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के अगले चुनाव में आ पाए। योजना उसी योजना पर काम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी।
पटना में भी आज सुबह वाला सीन कुछ अच्छा सा नहीं था गांधी ग्राउंड में जिस समय फ्लैग होस्टिंग हो रही थी और नीतीश के बगल वाली जो कुर्सी थी, नीतीश कुमार जी के बगल वाली कुर्सी, वो तेजस्वी यादव के लिए थी। लेकिन वो वहाँ ना बैठ कर के अलग चले गए और उस पूरे प्रोग्राम में दोनों में आपस में बातचीत भी नहीं हुई। देखिए ये जो मामला है ना, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस तो आ ही गए हैं ना, ये तो ऑब्वियस है। और बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। तो जब डिफरेंसेस आ गए हैं, बयानबाजी हो रही है, तो साथ बैठना शायद मुश्किल मुमकिन ना, मतलब थोड़ा उस लिहाज से मुश्किल भरा रहा होगा कि बात क्या करेंगे। अगर बगल बैठ करके और एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे, या इस तरह का बॉडी लैंग्वेज हो कि दूसरे एक दूसरे को नहीं बात वाली बात कर पाने की स्थिति है, तो उसका और खराब मैसेज जाएगा। और बाहर निकलने के बाद या जब मीडिया बात करती तो उत्तर देना भी मुश्किल होता। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ये तो अब स्पष्ट नजर आ रहा है ना, सबकी जी, जी। बयानबाजी से। जनता दल यू की तरफ से अभी उस तरह का कुछ बयान नहीं आया जो वो हो, लेकिन आरजेडी की का बयान आ रहा है, जीतन राम मांझी की पार्टी का बयान आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि दोनों जो अलायंस है अभी आरजेडी और जनता दल यू, वो अब ना सहज है ना कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है। और इस दिक्कत की परिणति क्या होगी, नई सरकार बनेगी, असेंबली डिसॉल्व होगी, ये सब आने वाले समय में एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। तो वहां ना बैठना इस बात का भी संकेत है कि जो अलायंस अभी जो जिस अलायंस की सरकार बिहार में है, उन दोनों के बीच स्थितियां सहज नहीं है। जी। आपने सही कहा कि स्थितियाँ सहज नहीं है। इधर ये भी सुनने में आ रहा है कि लालू यादव ने भी पूरा खजाना खोल दिया है खरीद-फरोख्त के लिए। देखिए निश्चित तौर पर क्या वो इसमें कुछ गेन कर पाएँगे? क्या वो कुछ खरीद पाएँगे इसमें? देखिए लालू यादव भी हर तरह की राजनीति, मतलब वो दबंगई वाली राजनीति, जाति वाली राजनीति, पैसे वाली राजनीति, ये सब उन्होंने किया है। और इसके लिए वो जाने जाते हैं। अब उनके जेब में क्या इतने पैसे हैं कि वो कांग्रेस, हालांकि वो कांग्रेस के एमएलए से उनकी बातचीत हुई है। क्या वो इस तरह की स्थिति में है कि वो जेडीयू को तोड़ पाए, जेडीयू के एमएलए को अपनी तरफ मिला पाए। इसलिए कि उनके पास एमएलए अच्छे खासे हैं। जो एमएल है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, उसके जो एमएलए हैं वो इनके साथ हैं, कांग्रेस वाले इनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर के अगर वो 2/3 जनता दल यू को तोड़ पाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपनी सरकार, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना पाएंगे। लेकिन क्या इस इन परिस्थितियों में बीजेपी कुछ नहीं कर रही होगी या जनता दल यू कुछ नहीं कर रही होगी, ये थोड़ा कह पाना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि बीजेपी भी उतना ही सक्रिय होगी। वो भी उन सभी एमएलए पर नजर रख रही होगी जिनकी भाग जाने की, या जिनकी स्प्लिट कर देने की, पार्टी मतलब जनता दल यू को तोड़ के अलग हो जाने की, जिन लोगों पर भी शक या शुबा होगा, उन पर न केवल जनता दल यू बल्कि बीजेपी भी नजर रख रही होगी। बीजेपी बीजेपी अपनी पार्टी के एमएलए पर तो नजर रख ही रही होगी। तो इसलिए लालू यादव कितना कामयाब हो पाते हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि लालू वो खरीद फरोख्त में तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना कामयाब हो पाएंगे। इसलिए कि वो पैसा कमाना ही जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पैसा खर्च करने की स्थिति में है। दूसरा ये कि ये राजनीति का सबसे बड़ा वो है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए सजा याफ्ता है, वो सरकार को चलाने के लिए सौदेबाजी भी कर रहा है। तो खैर ये अदालत का मामला है, अदालत इसको देखे और अदालत कब तक उनको खुला छोड़ रखती है कि
वो बिहार की राजनीति में इस तरह का हस्तक्षेप करते रहे और डी फैक्टो रूलर बन के बिहार की राजनीति चलाते रहे, बिहार का प्रशासन चलाते रहे। पहले उन्होंने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और डी फैक्टो मुख्यमंत्री रहे, या बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बना करके वो रिमोट से सरकार चलाना चाह रहे हैं। तो तो इसमें कुछ अदालत का मामला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खरीद फरोख्त में वो कामयाब हो पाएंगे। लालू यादव और नीतीश कुमार की फ़ोन पर बात भी हुई है, तो आप कुछ एज़्यूम करते हैं क्या बातें हुई होंगी उनकी आपस में? जो स नहीं, जो देखिए सिनेरियो देखिए चल रहा है। देखिए, दो के दोनों लोग जो जिसको कहते हैं कि श्रूड पॉलिटिक्स है, उसके पुरोधा हैं। दोनों एक दूसरे, एक से बढ़कर एक हैं। हुँ, तो दोनों ने एक दूसरे को लच्छेदार बात की होगी, समझाने की कोशिश की होगी। कुछ कटु शब्द भी एक दूसरे के खिलाफ हो सकता है बोले हों। उस बात की भी संभावना नहीं, इसलिए कि लालू यादव कड़वा बोलने में, तीखा बोलने में गुरेज नहीं करते हैं। तो वो सारी बातें भी हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के लिए न केवल नीतीश तैयार हैं, बल्कि पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो तैयार है इस तरह की बातों के लिए। भाई, अगर वो लालू यादव को छोड़ेंगे तो लालू यादव उनके साथ निश्चित तौर पर जिस तरह की बात करेंगे वो कड़वा ही होगा, तीखा ही होगा। तो उसके लिए नीतीश भी तैयार हैं, लालू भी तैयार ही होंगे। उन इन परिस्थितियों के लिए मुझे लगता है कि दोनों नेता तैयार थे, और मुझे लग रहा है दोनों ने एक दूसरे को जो अपनी बात है वो बेहतर ढंग से रख दी होगी, और इसीलिए दोनों लोग अपनी-अपनी तैयारी में लग गए हैं कि आगे की योजना, रणनीति और आगे का क्या अगला कदम होगा, उस पर ही काम कर रहे होंगे। अगली जो रणनीति है उस पे भी बात करते हैं। 28 तारीख को जेडीयू की बैठक है, उसमें एमएलए और एमपीज़ को कॉल किया गया है। देखिए, क्या आज 26 है, कल 27 और 28, 2 दिन की उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है। उसमें इन सब पर चर्चा होनी है, और मुझे लग रहा है कि ये सारा उसी हिसाब से है। उसमें उस बैठक में इस पर कोई निर्णय हो जाएगा, और उसके बाद ये बोला जाएगा कि ये पार्टी की सहमति से हुआ है। अब इसको थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के देखिए। जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा करके कमान अपने हाथ में ली थी, ये उसी दिन से स्पष्ट हो गया था कि बिहार में कुछ बदलाव होने वाला है। इसलिए कि बिहार में जो लल्लन सिंह हैं, जी, वो लगातार आक्रामक थे भाजपा पर। लेकिन उसको दरकिनार करके, उनको हटा करके अब अपने हाथ में कमान ले ली है। तो ये क्या बोलते हैं, अब उसी का ये अगला कदम है कि सरकार में बदलाव आ सकते हैं, आ सकता है। तो ये उसी उसी का हिस्सा है। तो राहुल, अरे क्षमा कीजिएगा, तो ये नीतीश ने इस पर काम करना बहुत दिन से पहले से शुरू कर दिया था। जी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काम पहले से ही करना शुरू कर दिया था। आप देखिए, नीतीश इज़ द पर्सन जिन्होंने इंडिया अलायंस को स्टैंड किया, राइट? अपने आप को पीएम मटेरियल मान रहे थे। आज की तारीख में वो पता नहीं परसों सीएम भी होंगे या नहीं होंगे। क्या कहते हैं आप सर? नहीं, देखिए, बिल्कुल वहाँ अगर वो चले जाते तो जिस तरह से इंडिया अलायंस का हाल है, वहाँ पर उनको शायद कुछ भी हाथ नहीं लगता। यहाँ तो कम से कम अगले चुनाव के बाद उनको केंद्र में कुछ मंत्री पद मिल जाता। तो इस लिहाज से वो कोई घाटे का सौदा नहीं कर रहे हैं। कन्वीनर बनने के बाद पता लगा कि इंडिया अलायंस कुल मिलाकर के 100 सीट भी नहीं जीत पाई, तो वो ना इधर के रहते तो ना उधर के रहते। तो उस लिहाज से कम केंद्र में मंत्री पद तो मिल जाएगा। और उन्होंने ये कहा था
कि बिहार में मेरा आखिरी इलेक्शन होगा, तो वो चुनाव ना भी लड़ें और राज्यसभा जा करके और उनको मंत्री पद जेटीयू के कोटे पर बना दिया जाए, तो ये स्थिति हो सकती है। बिहार में अभी 2 दिन पहले ही कुछ फेरबदल करे नीतीश बाबू ने। आज ये सुना है कि वहाँ के डीएम, एसएसपी वगैरह भी उन्होंने बदले हैं, जो बड़े नहीं, मुँह लगे हुए थे लालू के। नहीं, ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी, और ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें कोई नया वो नहीं है। जी। आपका एक क्लोजिंग नोट चाहूँगी पूरा इस बात पे कि 400 की जो तैयारी है, 400 पार की तैयारी है बीजेपी की, ये पूरे सीन में आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जो देखिए, जो जो बीजे बिहार का चल रहा है। हाँ, जी, देखिए, बीजेपी अपने हिसाब से अपने सारी तैयारियां वो उत्तर प्रदेश में कर दी। उन्होंने मध्य प्रदेश में उसकी तैयारी कर दी है, राजस्थान में उसकी तैयारी कर दी है। कल मैक्रों की राजस्थान विजिट को भी आप जी। 2024 के चुनाव से जोड़ के देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने तैयारी पूरी कर दी। वो तेलंगाना में लगे हुए हैं, कर्नाटक में लगे हुए हैं, बिहार में वो लग गए हैं, महाराष्ट्र में वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। गुजरात उनके लिए उतनी चिंता की बात नहीं है। और वो अब इस बार केरल में सिर्फ 5 सीटों पर फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी तैयारी लगे हैं, और उस तैयारी को वो 1 साल पहले से कर रहे हैं। वो कोई उनके लिए नया वो नहीं है। तो इसलिए वो अपने उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। राम मंदिर उसका एक हिस्सा है। जी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, वो डेवलपमेंट, वो एक विकास की बात कर रहे हैं कि हम 47 तक विकास यात्रा एक निकाल रहे हैं। तो वो बीजेपी अपने 400 के एजेंडे पर काम कर रही है, और उसको जमीन पर लागू करने की बात कर रही है, तो पूरी तरह से तैयार है। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो है उसी का एक हिस्सा है। जी। चलते-चलते एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ। इस पर जो कल परसों से बिहार की अ, राजनीति में हलचल मची हुई है, इंडी अलायंस के तरफ से कोई बोल नहीं रहा है, केवल अखिलेश ने ये कहा है कि नीतीश जो हैं इंडी अलायंस की तरफ से पीएम मटेरियल हैं। ये आज भी उन्होंने कहा है। नहीं, क्यों कहा देखिए, है? वो इंडी अलायंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिखर रहा है। ममता जा चुकी हैं, नीतीश जा चुके हैं। अ, अखिलेश खुद कांग्रेस को कुछ देने के लिए नहीं तैयार हैं। आम आदमी जी। पार्टी अलग हो गई है। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र एक ऐसा है जहां पर इंडी अलायंस बचा हुआ है, बाकी कहीं इंडी अलायंस है ही नहीं है। केरल में कुछ नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में कुछ नहीं मिलेगा, या इंडी अलायंस के बाकी किसी पार्टनर का कुछ होने जा रहा है। तो इस स्थिति में इंडिया अलायंस बचता कहाँ है, कहाँ पर इंडिया अलायंस है? तो ये सारी बातें अपना कॉन्ट्राडिक्शन है, और अपने उनको बचाने की कोशिश है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इंडिया अलायंस कितना चल पाएगा ये कहना मुश्किल है। बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन एक सवाल फिर भी है कि मतलब नीतीश कुमार का भविष्य क्या है? नीतीश कुमार का भविष्य अब बीजेपी डिसाइड करेगी। नीतीश कुमार अब अपना भविष्य खुद नहीं डिसाइड कर पाएंगे। बीजेपी उनसे जैसा चाहेगी वैसा करेगी, वैसा उनसे वो करेगी। उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।